इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल स्टेट। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। जनरली जितने भी क्या होंगे आयनिक कंपाउंड होंगे वो किस स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में। उसका रीजन क्या है, देखो सॉलिड स्टेट, इसका रीजन है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पे होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो मॉलिक्यूल पास पास होंगे, और पास पास होने की वजह से क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। तो इसीलिए जनरली आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में आते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट व्हाई, तो उसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। जो आयंस होगा उसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे वो जनरली सॉलिड होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, रेगुलर एंड रिपीटेड पैटर्न। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर और रिपीटेड पैटर्न में लगे होते हैं, तो उसे कहते हैं क्रिस्टल। जैसे देखो नीचे दिख रहा होगा आपको, इसमें जो स्ट्रक्चर है ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें एटम्स जो लगे हुए हैं वो कैसे लगे हुए हैं, रेगुलर पैटर्न में लगे हुए हैं। इसमें देखो 1 2 3, एक प्लस का एक माइनस का, तो एक रेगुलर पैटर्न में लगा हुआ। और ये चीज क्या हो रही है, बार बार रिपीट होती जा रही है। ये जो सॉलिड है आपका एक, ये रिपीट होता जा रहा है। तो ये हजारों है, ऐसी सिस्टम इधर है, ऐसे इधर है, ऐसे ऊपर है, ऐसे नीचे। तो ये रिपीटेड फॉर्म में होगा लेकिन रेगुलर पैटर्न में लगा हुआ, 3 डायमेंशनल। इसीलिए हम इसे कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब 3D में होता है और एक रेगुलर पैटर्न में लगा होता है, रेगुलर एंड रिपीटेड पैटर्न में। ठीक है, तो उसे कहेंगे क्रिस्टल। एग्जाम्पल है ये NaCl का, NaCl इज द एग्जाम्पल। तो इसमें Na छोटा वाला और Cl माइनस बड़ा वाला, तो ये बड़ा वाला है जो Cl माइनस का, और जो छोटा है वो Na प्लस का। तो इस तरीके से अरेंज आइए। ठीक, तो सेकंड क्लियर हुआ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यस सर। अब थर्ड देखो, इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। रीजन क्या है, देखो रीजन ये होता है कि इसके बीच में क्या होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और स्ट्रॉन्ग कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इसके आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली टाइटली हेल्ड टुगेदर, टाइटली हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे से क्या होता है, टाइटली बाउंडेड होते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, इसको तोड़ने में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होगा, देखो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का रीजन क्या है, पहला स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कौन सा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी वजह से क्या होता है, वो टाइटली बाउंड होते रहते हैं। और फिर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन। ठीक है, जो लैटिस होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए
जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, क्लियर। यस सर। अब नेक्स्ट इसमें आता है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी में देखो क्या होता है कि जो भी आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं। आयंस यानी पोलर नेचर होता है, कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन, जिसमें प्लस चार्ज होगा एक में माइनस चार्ज होगा। तो जनरली, और जो वाटर होता है, वाटर में भी क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन में प्लस होता है, तो इसे कहते हैं चार्ज जनरेट होना। तो ये पोलर नेचर हो गया, दोनों पोलर होते हैं। इसीलिए आयनिक कंपाउंड वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, उसके दो रीजन है, एक तो वाटर पोलर नेचर का होता है, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, यानी इसकी जो किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने की टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा होती है, बाकियों में इतनी नहीं होती है। इसकी 80 के आसपास होती है, जो हाईएस्ट है। इसीलिए वाटर को हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें आप किसी भी चीज को डिजोल्व कर सकते हो। तो ये होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो क्वेश्चन आएगा कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, यानी ये किसी भी चीज को इजीली क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है। इसकी ब्रेक डाउन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए हर एक को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये पोलर नेचर का होता है। और आयनिक कंपाउंड भी या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है, आयंस होते हैं, चार्ज होता है। तो इसीलिए जो भी आयनिक कंपाउंड होगा वो वाटर में सॉल्युबल होगा। जो आयनिक कंपाउंड है वो क्या है, सॉल्युबल है इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, और एक और आता है नॉन पोलर। नॉन पोलर, तो नॉन पोलर में क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होगा। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया हमने जिसमें कोई चार्ज नहीं आ रहा है, जैसे CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, तो इसमें कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है, तो इसमें आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होंगे। आयनिक जो कंपाउंड है वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बेंजीन एसेट्रा, क्योंकि उसका लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और इसमें चार्ज जनरेट नहीं होता है। तो चार्ज जनरेट ही नहीं होगा, तो वाटर के लिए तो चार्ज चाहिए, इसीलिए ही वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। तो जितने भी नॉन पोलर हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जो भी आयनिक कंपाउंड है वो इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और सॉल्युबल होंगे पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक है। आयनिक कैसा है, आयनिक का नेचर है आयंस की तरह, यानी चार्ज। तो ये भी उसी से कंबाइंड होगा या सॉल्युबल होगा जिसमें चार्ज होगा। जिसमें चार्ज ही नहीं होगा तो उसमें वो डिजोल्व नहीं होगा। और जो नॉन पोलर होते हैं इसमें चार्ज डेवलप नहीं होता है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। और किस में सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है वाटर में या फिर पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, समझ में आया। यस सर। अब इसमें नेक्स्ट आता है डाई इलेक्ट्रिक सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है सॉलिड स्टेट में। तो जो सॉलिड स्टेट में होगा तो आयनिक कंपाउंड है जो वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे। आयनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेंगे, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे ये किसमें, सॉलिड स्टेट में। क्यों नहीं करेंगे, वाई, बिकॉज इसमें क्या होते हैं, जो आयंस होते हैं टाइटली बाउंड विद ईच अदर, टाइटली बाउंड करके रखते हैं। ठीक है, तो जब टाइटली बाउंड करेंगे तो क्या होगा कि इस ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो फ्री आयंस नहीं होते, इसमें क्या होंगे, फ्री आयंस नहीं होंगे, अब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। क्यों, क्योंकि NaCl है। अब NaCl अगर सॉलिड स्टेट में है तो इसमें आयंस ही नहीं है, और जब आयंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा,
इसीलिए जो भी आयनिक कंपाउंड होगा वो इज नॉट सॉल्युबल, सॉरी, इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। और अगर आपने क्या किया, आयनिक सॉल्वेंट को या इस कंपाउंड को या तो वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करोगे ये फ्री आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। जब ये एक्वस में होगा, एक्वस का मतलब वाटर में, तो जैसे आप वाटर में डिसॉल्व करोगे ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर। या फिर फ्यूज्ड स्टेट, फ्यूज्ड या मोल्टन में, मोल्टन का मतलब मेल्ट कर दो इसे, या फिर फ्यूज का मतलब भी मेल्ट करना होता है। तो जैसे मेल्ट करोगे फिर ये दोबारा क्या होगा, आयंस में टूट जाएगा, और जहाँ पे आयंस बनेंगे इस आयंस की वजह से, यानी बिकॉज ऑफ फ्री आयंस, NaCl इन मोल्टन स्टेट, फ्यूज स्टेट या एक्वस स्टेट में क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसका एक ही आंसर है, बिकॉज ऑफ फ्री आयंस। तो जब फ्री आयंस होगा तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जब नो फ्री आयंस तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये रीजन पूछा जाता है हर एक में कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में तो क्या है, बैड कंडक्टर है, लेकिन जब एक्वस होगा या फिर मोल्टन या फ्यूज्ड होगा तो ये गुड कंडक्टर क्यों हो जाता है। तो जब बैड कंडक्टर है मतलब अब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, और जब गुड कंडक्टर होता है इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, जिसमें प्रेजेंस होगा तो गुड कंडक्टर और अब्सेंस होगा तो बैड कंडक्टर। ठीक है, तो समझ में आए। यस सर। इसमें सब रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ ये। अब इसका लास्ट पॉइंट है ओके। आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें क्या होता है, जो भी आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड, उसमें आयनिक रिएक्शन हो जाएंगे। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, आयनिक रिएक्शन होगी, आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन का मतलब होता है जैसे सपोज NaCl ले लिया और AgNO3 ले लेते हैं, तो ये प्लस चार्ज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो आपको पता है प्लस माइनस को क्या करेगा, रिएक्ट करेगा फास्ट, क्विकली। तो इसमें क्या होता है, अपोजिट चार्ज आयंस कंबाइंड क्विकली, अपोजिटली चार्ज आयंस कंबाइन क्विकली, बहुत जल्दी क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो क्विकली रिएक्शन करेगा, इसीलिए आयनिक रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। आयंस में रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन फास्ट होती है। तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाई द आयनिक रिएक्शन इज फास्ट, तो आंसर होगा बिकॉज अपोजिटली चार्ज आयंस कंबाइन क्विकली विद ईच अदर। तो क्या होगा, Na और NO3 के साथ कंबाइंड हो जाएगा तो NaNO3 बन जाएगा, और ये Ag और Cl आपस में कंबाइंड होगा तो ये बन जाता है AgCl। तो अपोजिट चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर क्विकली। ठीक है, तो ये आपका फिनिश होता है आयनिक कंपाउंड का। यहाँ पे डाउट कोई। नो सर। तो अब इसके बाद है कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक के बाद हम आ गए कोवेलेंट कंपाउंड में। कोवेलेंट में क्या होगा, देखो कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, पहले कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या हुआ, इक्वल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स सो दैट दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट। जैसे मैंने कहा सपोज Cl है, तो Cl के बाहर होते हैं 287, दूसरा भी Cl है, इसके बाहर है 287। अब दोनों की पावर बराबर है और दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी यही होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, ये इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, यानी इसका भी 288, इसका भी 288। तो ऑक्टेट कंप्लीट होना मतलब ये स्टेबल हो जाना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। ठीक है, तो उसे कहते हैं
कोवेलेंट बॉन्ड यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स सो दैट दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट। ठीक है। यस सर। अब इसके एग्जाम्पल हैं, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अभी मैंने कहा Cl वाला, तो Cl का ये एग्जाम्पल है। Cl में पहले वाले में क्या था, 287, दूसरे में भी 287 था, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गया, तो इसमें सिंगल बॉन्ड आ गया। तो सिंगल बॉन्ड को हम दिखाते हैं डैश लाइन से। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसके भी दो टाइप्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के। पहला होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा होता है मल्टीपल मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड। मल्टीपल और सिंगल, सिंगल का मतलब जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यानी द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच, सिंगल में क्या होगा, देखो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच ईच एटम कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ 1 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। सिंगल का मतलब 1, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे, तो हम कहेंगे उसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, दोनों को एक एक चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, तो उसे कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, लाइक दिस। इसके बाद आता है मल्टीपल। मल्टीपल में दो होते हैं, एक होता है डबल और एक होता है ट्रिपल। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब कि द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच ईच एटम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन, जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 यानी 2 26। 6। यस तो इसको कितना रिक्वायर्ड है, सर 2। 2। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 1 ऑक्सीजन 2 है, 1 2 3 4 5 6। 5 अब 6 ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयरिंग कर लेगा, ये यहाँ से दो और इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ठीक है, यस तो सर। दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, तो उसे कहेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसमें दिखाएंगे इसको 2 डैश लाइन से, ऐसे 2 डैश लाइन ये, तो इसे कहेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है। यस सर। अब इसके बाद आता है ट्रिपल। ट्रिपल में क्या होगा, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो। हाँ 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। यहाँ पे यस। डबल लिखा है तो 2 2 हो गया, तो 3 में क्या होगा, ट्रिपल मतलब 3, तो जब 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यानी द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच ईच एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसे कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 2 5, दूसरा नाइट्रोजन भी 2 5, तो इसको 3 चाहिए 8 करने के लिए, इसको भी 3 चाहिए, तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ये 5 दिखा दो, ये है लेविस सिंबल, दूसरा भी दिखा दो 1 2 3 4 5। अब क्या होगा, यहाँ से ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो अब इसके पास 2 8 हो गए, इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो इसका भी क्या हो गया, 2 8 हो गया, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी इसके बीच में 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसकी वजह से क्या है, आ, ये मजबूत बन जाता है। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब जिसमें एटम 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच ईच एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड और डिनोटेड बाय 3 डैश लाइन। क्लियर। यस सर। अब नेक्स्ट में आ जाओ, देखो एग्जाम्पल है इसके और भी बहुत सारे। जैसे ये देखो H2 का आपको पता है हाइड्रोजन के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे के बाहर भी एक इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन डुप्लेट रूल फॉलो करता है, तो दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों के पास आ गए, और इसको दिखाएंगे सिंगल बॉन्ड से। बाकी ये तो हमने कर ही लिया था ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का।
ये तो हो गया अभी। और इसके बाद देखो NH3 है, NH3। तो NH3 में क्या होगा, नाइट्रोजन के बाहर कितने होते हैं, 2 और 5। हाइड्रोजन के बाहर होते हैं 1। तो नाइट्रोजन सेंटर में रहेगा, 3 हाइड्रोजन इसके अराउंड में लग जाएंगे। अब हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 5 है, तो क्या करेगा, 1 2 3, तो इनको शेयरिंग करने के लिए रख देगा, 2 ऊपर रख देगा। अब क्या होगा, इसका हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन जो नाइट्रोजन होगा ये सारे ये पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेंगे बस। हाँ ये, तो इसके पास भी 8 हो गए, 2 8, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2। तो इसके बीच में, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। तो ये सर इसका CO2 में क्या आते हैं? CO2 में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, ओके सर। हाँ, जैसे CO2 है, तो C और O, और यहाँ पे O, तो क्या होगा कि डबल बॉन्ड का मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। तो अब क्या हो गया, 4 4 8, ये तो 8 कंप्लीट हो गया। 4 है तो 5 6 7 8, इसमें भी 5 6 7 8। तो ये इधर भी कंप्लीट हो जाता है ऑक्टेट, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, यानी C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो ये CO2 है। ऐसी CH4 है। CH4 में क्या होगा, एक C है, इसके बाहर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो C के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन, और इसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइन कर हाइड्रोजन देते के हैं साथ, तो। हाँ ये, यस सर। तो यहाँ से ये हो गया 1 हाइड्रोजन के 2 दो दो कंप्लीट हो जाएंगे। 3, हाँ हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए, और इसके 4 2 जा 8, तो यस डबल हो सर। जाएगा। ठीक है, तो सारे सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, CH4। ऐसी इथाइलिन है। इथाइलिन का मतलब C2H2, तो C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ भी C, यहाँ H और ये H। अब कार्बन के बाहर होते हैं 4, तो 1 2 3 4, इसके इसमें भी 1 2 3 4। अब ये सब अपने अपने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब क्या होगा, 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, इसकी भी 1 की हो जाएगी, इसकी भी 1 हो जाएगी, इसकी भी 1 हो जाएगी। लेकिन ये कार्बन के पास क्या है, कम हो रहे, तो दोनों की इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो इसमें क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसके C और C के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, बाकी इधर हाइड्रोजन। ओवरऑल कार्बन के 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, इसमें भी होगा 1 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई डाउट किसी में? नो सर। अब नेक्स्ट इसमें आता है लेविस रिप्रेजेंटेशन। किसी भी कंपाउंड को हम कैसे दिखाएंगे, उसे कहते हैं लेविस रिप्रेजेंटेशन या लेविस स्ट्रक्चर। तो लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो लेविस स्ट्रक्चर, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहला, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सेकंड में हम क्या करते हैं, उसका स्केलेटल डायग्राम बनाते हैं। सेकंड में होता है स्केलेटल स्ट्रक्चर। तीसरे में होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर हर एक के मिडिल में रख देते हैं, ठीक है। और फोर्थ में सबका ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे। तो 4 होते हैं इसमें। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो एग्जाम्पल में हमने ले लिया, सपोज करो यही ले लिया NO2 माइनस का, ठीक है, NO2 माइनस। तो पहला स्टेप क्या था कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, नाइट्रोजन का होता है 2 और 5, तो इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का होता है 2 और 6, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो इंटू 2। माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है 1, तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 12 और 6 18, 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। सेकेंड में स्केलेटल डायग्राम, जो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उससे बीच में रख दो, बाकी को साइड रख दो। थर्ड स्टेप में अब इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें रख दो, हमारे पास 18 है, तो हम क्या करेंगे, देखो
पहले हर एक में मिडिल में हम दो दो इलेक्ट्रॉन रख देंगे, 1 2 3 4। अब हमारे पास टोटल 18 है, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का रखना। अब होगा क्या, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन का, इसके पास 4 + 4 8 हो गया, इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्टेट नहीं हुए कंप्लीट। देखो 2 4 और 6 है, तो जब 6 रह गया तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर को हम शिफ्ट करवाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवा देंगे। शिफ्ट करने के लिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटाए इसके और इसके बीच में लगा दिया, तो अब डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो 4 और 4 8, तो जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 ये, 2 और 2 8, तो ये सेंटर वाला कंप्लीट हो गया। तो क्या होगा, देखो नाइट्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ सिंगल बॉन्ड O, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और माइनस का मतलब यहाँ माइनस दिखा दो या फिर यहाँ दिखा दो माइनस। तो ये है आपका लेविस स्ट्रक्चर। क्लियर है? यस सर। देखो और एग्जांपल लेते हैं, CO3 2- का। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन का आपको पता है कितना होता है, 2 और 4 6 होता है कार्बन, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के हो गए 4। और ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 8 होता है, तो 2 और 6, तो 6 हो गए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक है कार्बन का, तो कार्बन का 4 हो गया। ऑक्सीजन के 3 है, तो 3 6 या 18, और 2 माइनस चार्ज है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, +2। तो 6 3 जा 18 +2 20 +4 24 हो गया। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24 हो गया। सेकेंड स्टेप में स्केलेटल डायग्राम, यानी पहले C बीच में रखो, बाकी O को साइड में रख दो। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा, सबके बीच में 1 1 पेयर लगा दो। 6 हो गए, टोटल 24 है, तो पहले बाहर वाले के ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। 8 ये हो गया, इसमें भी 8 ये हो गया, इसमें भी 8 ये हो गया। ठीक है, तो ये 8 8 8 ये कंप्लीट हो गया। लेकिन ये कार्बन कंप्लीट नहीं हुआ। कार्बन के लिए क्या है, कार्बन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन। पता कैसे चला, देखो हमने ये 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो कार्बन के केस में केवल 6 है। तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन हटाओ और बीच में लगा दो, इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ बीच में लगा दो, तो ये क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये और 2- का मतलब या तो आप इसमें दिखाओ माइनस या फिर ऊपर दिखा दो माइनस, एक ही बात है। तो ये है आपका लेविस स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2-। ठीक है, यस सर। अब इसमें आता है, देखो इसमें प्रैक्टिस करनी है खुद, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ किस किस के आपको लेविस स्ट्रक्चर बताना है। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो एग्जांपल है इसका SO4 2-। दूसरा S के बाहर कितने होते हैं, S के बाहर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है NO3 -O3, तो इस तीनों के करने हैं, SO4 2-, NO3- एंड O3 एसेट्रा। तो ये भी आपका लेविस स्ट्रक्चर भी फिनिश होता है। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ओके, तो फिर आपने इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है VSEPR थ्योरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्लास 12th में भी आएगा है बहुत ज्यादा, 11th में भी है ये, तो इम्पोर्टेंट थ्योरी। तो इसमें क्या है कि इसको दिया था, पहले दिया था सिडविक एंड पावेल ने इन 1940 में, फिर इसे इम्प्रूव किया था नाइहोम एंड गिलेस्पी ने इन 1957 में। अब इस थ्योरी का मेन काम क्या है, इस थ्योरी का मेन काम है ये एक्सप्लेन करता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल का शेप कैसे होना चाहिए।
तो वो ये थ्योरी बताती है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हम क्या करते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को देखेंगे। अब ये क्या कहता है इसके अकॉर्डिंग, देखो शेप कैसे निकालेगा, तो कहता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जैसे ये सेंट्रल एटम है ई, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर अगर लेफ्ट साइड में होगा तो एक उसके ठीक अपोजिट में राइट हैंड साइड में होगा। क्यों रखा हमने ऐसा, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ये आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन करेंगे। इसमें क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा, तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपल्सन करेंगे तो क्या होगा, ये मूवमेंट करेंगे सो फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से इतने दूर जाएंगे कि वहां पे रिपल्सन ही नहीं होगा। तो जैसे एक इधर चला गया तो इसके अपोजिट में दूसरा यहाँ चले जाएगा, जिससे रिपल्सन मिनिमम हो जाए या कम हो जाए, और जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल अटेन मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो ये रूल है किसका, VSEPR थ्योरी का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रूल है ये। अब इसके पोस्टुलेट हैं कुछ, पोस्टुलेट हालांकि पूछे नहीं जाते हैं, कम आते हैं, इसके बेस पे इसके आगे जो टेबल है वो नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते ज्यादातर। तो इसके जो पोस्टुलेट हैं कौन कौन से हैं, पहला पोस्टुलेट है इसका, पोस्टुलेट्स, इसमें पहला है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है और इसमें 2 एटम है, इसमें केवल कितने एटम है, 2 एटम्स है, तो इसका जो शेप होगा वो लीनियर होगा हर हमेशा। जैसे मैंने कहा CO तो लीनियर, NO तो लीनियर, जिसमें 2 हैं, 2 एटम है कंपाउंड में, तो उसे कहेंगे उसका शेप फिक्स है, लीनियर, यानी C डबल बॉन्ड O या ट्रिपल बॉन्ड O, ऐसे नाइट्रोजन के केस में हो जाएगा। तो जब भी 2 एटम होंगे तो आपको समझ जाना है कि उसका शेप लीनियर होगा। सेकंड, अगर मॉलिक्यूल में 3 एटम है या 3 से ज्यादा एटम है, तो उसमें से एक को हम कहेंगे सेंट्रल एटम। ठीक है, जिससे सारे के सारे लिंक होते हैं उसे कहते हैं सेंट्रल एटम। जैसे अभी हम लोग कह रहे थे कि सेंटर का कौन सा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है, वो सेंट्रल एटम का काम करता है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका, थर्ड वन इज, अगर कंपाउंड है जो, उसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉन्डेड एटम है, BP। और लोन पेयर किस में आ जाएगा, लोन पेयर तब आएगा जब जो लोन पेयर का मतलब होता है अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी शेयरिंग नहीं होती है, वो हो गया लोन पेयर। अगर ये लोन पेयर नहीं हो, केवल बॉन्ड पेयर ही है, थर्ड वन क्या कहता है, अगर सेंट्रल एटम है उसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो सिमेट्रिकल होगी या रेगुलर ज्योमेट्री होगी। फाइन, अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है ही नहीं, तो उस केस में ज्योमेट्री रेगुलर होगी। और अगर सेंट्रल एटम में बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रिपल्सन ज्यादा होगा, और ज्यादा होने से मॉलिक्यूल इरेगुलर या डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री वाला हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री या इरेगुलर। अगर सेंट्रल एटम में लोन पेयर भी होगा और बॉन्ड पेयर भी होगा। अब जो इसका ऑर्डर होता है वो लोन पेयर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, लोन पेयर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा पावरफुल है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे वीक होता है बॉन्ड पेयर, इसके बीच में बहुत कम लगता है। तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कि कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो लोन पेयर का जो इंट्रैक्शन होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर लोन पेयर लोन बॉन्ड पेयर, पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लास्ट में बॉन्ड पेयर। हाँ, और लास्ट इसमें आता है कि अगर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है टोटल, वो ही डिसाइड करेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल को।
ठीक है, एग्जैक्ट शेप कौन बता पाएगा? तो एग्जैक्ट शेप अगर आपको पता करना है तो आपको दो चीज पता होनी चाहिए, उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, उसमें लोन पेयर कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा आपको, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट है 5। कोई डाउट इसमें? नो सर। अब आता है नेक्स्ट वन, इसमें इसके शेप को डिसाइड करना, बस उसी पे से क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन है वहीं से आएंगे अब। तो पहले केस में क्या देखो, पहले केस में है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर 2 हो गए तो 2 के केस में क्या होगा, देखो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हो गए तो आपको बताया था मैंने, एक इधर होगा तो एक अपोजिट में होगा, ठीक 180 डिग्री पे, ताकि रिपल्सन कम हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और इसका शेप बनता है लीनियर, लीनियर मतलब ए बी एंड बी, तो इसका शेप हो जाएगा लीनियर। उसके बाद अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो 3 के दो चांस है, एक है 3 0, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो इसका ज्योमेट्री बनती है ट्राई एंगुलर प्लेनर, ये यानी एक यहाँ पे बी लगा दिया आपने, इधर भी बी लगा दिया, इधर भी बी लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्राई एंगुलर प्लेनर, ट्राई एंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर कब होगा, जब 3 बॉन्ड पेयर होगा और 0 लोन पेयर होगा। इसके एग्जांपल लिखे हुए हैं AlCl3 SO3, तो इस केस में क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। और एंगल जो होता है इसमें वो होता है 120 का एंगल, 120, तीनों एंगल होंगे 120 120 120। अब दूसरा चांस क्या है कि 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो जहां पे ऊपर आपने बॉन्ड पेयर दिखाया है यहाँ पे लोन दिखा दो बस, तो ये क्या होता है, लेकिन जो लोन पेयर है उसे काउंट नहीं करते हम, तो ये ऊपर चला गया, बाकी इधर बॉन्ड इधर बॉन्ड, तो ये होता है वी शेप्ड या बेंट, इसे कहते हैं वी शेप्ड या बेंट, बेंट या वी शेप। तो वी शेप क्या हो गया कि जब 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर हो जाएगा, तो उसे कहेंगे वी शेप्ड। ठीक है, ये सर इसके एग्जांपल देने। हाँ इसका एग्जाम्पल है ये जो कुछ लिखा हुआ है इसमें, SnCl2 हो गया, ये SO2 हो सर इसमें गया। इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होते हैं? देखो जैसे टोटल सल्फ नंबर। SO2 है, SO2 में सल्फर कितना हो गया, 16 होता है, 2 8 एंड 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस में हो गए। रिज्वाइन करना आपने सेम पे, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। ओके सर।